नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और आज आप देख रहे हैं लर्निंग शॉर्ट्स की इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद है प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी एसबीआई में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। उनका 25 साल से भी ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और वो एक बैंकर से ज्यादा एक मेंटोर की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो प्रदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। और ये तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मातृभाषा की सेवा और लोगों को जोड़ के कंटेंट पहुंचाने का कार्य, जो वास्तव में एक बहुत ही दुरूह और चैलेंजिंग कार्य है कि जी वास्तव में जी, हिंदी में अच्छे स्तर की टेक्निकल मैटर की विशेषकर काफी कमी है, तकनीकी माना की। तो इसमें सही बात है। आपका ये बहुत ही अच्छा योगदान है, शुरुआत करी है। और हम लोगों से जो योगदान बनेगा तो हम आगे भी आपका करेंगे। जी सर, जी सर। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए और जैसे आपने बोला हिंदी में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, तो हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें अंग्रेज़ी मटेरियल ही मिलता है। और इवन जब हम लोग भी कई चीज़ें ढूँढ रहे थे तो हमको अंग्रेज़ी का सामान ज़्यादा दिखा बनस्पत हिंदी के। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हिंदी जनता के लिए, जो थोड़ी बहुत भी जनता है जो हिंदी में पढ़ना चाहती है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें शुरू करें। तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दें। नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई आगरा से ही की और पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूक्लियर फिजिक्स में आगरा कॉलेज आगरा से किया। जी, जी। उसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा डायरेक्ट रिक्रूटेड ऑफिसर ज्वाइन किया। वहाँ 6 महीने कार्य करने के बाद मेरा सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ और मुझे नॉर्थ ईस्ट सर्कल मिला, जहाँ पर मैं 8.5 साल तक 1990 से लेके 1998 तक मैं वहाँ रहा। जी, जी। और ऐसा प्रोविजनरी ऑफिसर में गया था। हुँ, हुँ। स्टेट बैंक ने जो तकनीकी रूप से शिक्षित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए 1972 में एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, जिसका नाम रखा गया टेक्निकल कंसल्टेंसी सेल। जी, जी। इस विभाग का इस विभाग का मुख्य कार्य ये था कि जो तकनीकी स्नातक है, इंजीनियर है, उस समय आप समझ सकते हैं 1972 में ना तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, ना गूगल था, ना इंटरनेट था, ना विदेशी तकनीकी सहायता टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं अवेलेबल थी। जी, जी, तो जी। जो लोग अपना उद्यम डालना चाहते थे, जब वो बैंक में जाते थे तो बैंक उनको सवाल करता था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी कि करंट रेशियो क्या है, डीएससीआर क्या है। वो अपने प्रोडक्ट को जानते थे। तो उस लोगों की सहायता के लिए 1972 में भारतीय स्टेट बैंक ने इस डिपार्टमेंट की शुरुआत करी और काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। और 1978 में हम भारतीय स्टेट बैंक ने 200 इंजीनियर्स को रिक्रूट किया इस डिपार्टमेंट के लिए पूरे भारत में। और जी, जी। उसकी अहर्ता यानी कि क्वालिफिकेशन ये थी कि आप ना सिर्फ इंजीनियर हो, बल्कि हुँ, आपको इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। अच्छा, अच्छा। और हुँ, मुझे ये बताते से बड़ा गर्व होता है कि उन 200 जो इंजीनियर्स आए उसमें 100 इंजीनियर्स आईआईटी के थे। बाकी लोग एनआईटी के थे, जिसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे उन दिनों में। जी, जी। और ब्रिट्स पिलानी और रुड़की और एमएनआरई, यानी कि जो देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान थे, उससे वो बैच लिया गया। जी, और जी। आज मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ मैं भारतीय स्टेट बैंक का सबसे सीनियर अधिकारी हूँ पूरे भारतवर्ष में, इस क्षेत्र में जिसको हम तकनीकी अधिकारी बोलते हैं, एसएसआई। जी, जी, अब जी। इसका मैं थोड़ा सा काम को जानकारी दे दूं कि जिस हैसियत से मैं यहाँ पर हूँ या जाना जाता हूँ, जैसे आदित्य ने बताया कि बैंकर से ज्यादा, जी, इसमें मेंटर। मूलतः हम लोग 6 कार्य करते हैं। जी, जी। मेंटर का 6 कार्य करते हैं। तो सबसे पहला कार्य है हमारा कि कोई भी आदमी ट्रेड लगाने के लिए बैंक को अप्रोच करता है
और अगर वो कोई नई तकनीकी है, कोई नई मशीनरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस नया है जिसके बारे में अभी तक बैंक को कोई अनुभव नहीं है, या कोई उनको लगता है कि और भी चैलेंज है जिसको कि हमारी ब्रांच लेवल के लोग तरीके से ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ये रिपोर्ट मेरे पास भेजी जाती है। फिर उसकी हम करते हैं टेक्नो इकोनॉमिकल वाइबिलिटी स्टडी, जिसको शॉर्ट में टीवी स्टडी बोलते हैं। टीवी स्टडी के अंतर्गत हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं, जिसमें कि जो उद्यम लग रहा है, जो यूनिट लग रही है, वो किस लोकेशन पे लग रही है, वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बिजली की आवागमन की स्थिति क्या है, पानी जो चाहिए मान लीजिए तो पानी कहाँ से आएगा, क्या अवस्था है, कच्चा माल रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उस कहाँ पर फिनिश गुड बेचा जाएगा। और ये तो हो गए बाहरी कारण। उसके अलावा कितना बड़ा एरिया है, प्लांट लेआउट कैसा रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, कौन कौन सी मशीनी उपयोग में आएगी, उन मशीनों का जो निर्माता है उनकी रेपुटेशन क्या है, सर्विस सपोर्ट क्या है, और इसका पूरा का पूरा हम अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी रेगुलेशन क्या है, यानी कि क्या क्या आपको सरकार से वो चाहिएगी, एनओसी चाहिएगी, पॉल्यूशन से बिजली विभाग से कनेक्शन चाहिएगा, पानी के लिए ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से, यानी कि इतना करने के अलावा फिर हम मार्केटिंग के ऊपर में अपनी कमेंट देते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरह कार्य कर रही है। मान लीजिए अभी मेरे पास में कोई लोग आए जो बियर लगाना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो अब उसका हमने पूरा अध्ययन किया है कि बियर मार्केट किस तरह कार्य कर रहा है, कौन कौन से मुख्य प्लेयर है, उस क्षेत्र में कितनी पिछले 3 सालों में वहां पर खपत हुई है। तो फिर इनसे हम मार्केटिंग प्लान डिस्कस करते हैं उद्यमी से कि भाई आप कैसे बेचेंगे, आप किंगफिशर के मुकाबले आपका कौन बियर खरीदेगा। और उसके बाद में इन सबको करके फिर हम, जैसे अगर कोई टर्म लोन ले रहा है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से आगे बताऊंगा, तो 8 साल का 10 साल का हम प्रोजेक्शन बनाते हैं कि कितनी सेल होगी, कितने खर्चे आएंगे, कच्चा माल कितने का लगेगा, बिजली कितने की लगेगी, कितने का लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बैंक का ब्याज जाएगा, और उसके बाद में कितना नेट प्रॉफिट आएगा, मुनाफा रहेगा, जिससे कि आप बैंक का लोन चुका पाएंगे। तो ये संक्षेप में टीवी स्टडी कहलाती है। ये मेरा एक कार्य है जो सबसे फेमस है बैंक के लिए। कारण बड़ा बड़ा सिंपल है, व्यवसाय क्या है। मेरे जो उच्च अधिकारी हैं वो कहते हैं, अरे प्रदीप भाई आप 15 दिन में एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कर देंगे, तो जिससे बैंक को मान लीजिए 1 साल में 9 करोड़ की आमदनी होगी। आप बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उससे बैंक का गुडविल तो बनेगा, लेकिन कोई मुनाफा नहीं होगा। लेकिन हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। तो पहला कार्य मैंने बताया हमारा है टीवी स्टडी करना। दूसरा कार्य है मेंटरिंग करना। जो भी बच्चा उद्यमी अपने कार्य को लगाना चाहता है, तो वो कैसे बैंक को अप्रोच करे, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं करीब 30 यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं वहाँ के बच्चों के लिए 3 दिन का एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम में बताता हूँ, नॉट डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम मैं करता हूँ, जिसमें करीब 18 से 20 घंटे की हमने एक उनको वीडियो से, रोल प्ले से, लेक्चर से, पावर पॉइंट से हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्ञान देते हैं, उनकी उत्सुकता जगाते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटे में किसी को समझा पाए, लेकिन उनकी बेसिक क्वेरीज को, है ना। और ये करीब मैं 50 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ पिछले 5 सालों में। इसके अलावा मैं भारत सरकार के संस्थान है निस्बड, जो निस्बड ये सेक्टर 62 नोएडा में स्थित है, और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और जो स्किल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो इसके हेड होते हैं। जैसे इस समय डॉक्टर पांडे हैं, महेंद्र पांडे, हाँ, तो वो इसके हेड होते हैं, नोशनल हेड। और एक आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी यहाँ पर डायरेक्टर रहता है। तो मैं उनके साथ में करीब 45 प्रोग्राम कर चुका हूँ। जो पेड प्रोग्राम होता है
और जिसमें हमने 2 दिन के और 3 दिन के प्रोग्राम करते हैं और वो पूरा एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ लोगों को बुलाते हैं। यहाँ फ़र्क क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और आगे करने की उत्सुकता होती है। यहाँ जी, पर जी, लोग जी। 5,000 से 10,000 रुपया भारत सरकार को दे के आते हैं। ये अधिकतर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल हो चुके हैं, लेकिन अपना कुछ करना चाहते हैं। नौकरी हो गई, कॉर्पोरेट हाउस में है, तो उनके लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, जी, जी, मतलब भारत जी। सरकार के साथ। हाँ, इसके अलावा मैंने मैंने ये सोचा कि ये तो मैं प्रोग्राम करता हूँ जहाँ मेरे को अपने ऑफिस से दूर जाना पड़ता है, तो उसकी भी एक आपको मालूम है थोड़ी बाध्यता होती है। तो इसके लिए मैंने 2010 में एक इनिशिएटिव शुरू किया कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही मैंने एक सब डिवीजन शुरू करी, जिसका नाम हमने दिया एसएमई फैसिलिटेशन सेंटर। यानी कि कोई भी आदमी, वो चाहे भारतीय स्टेट बैंक का क्लाइंट हो, ना हो, कोई बच्चा हो, कोई भी आदमी हो, वो आ सकता है और अपने उद्यम के बारे में, चाहे वो शुरू करना चाहता हो या चल रहा हो, एक्सपेंशन में जाना चाहता हो, उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी प्रदान करता हूँ। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2010 में हमारे चेयरमैन, स्टेट बैंक के चेयरमैन श्री ओपी भट्ट ने किया था। जी, जी। और काफी लोगों को, बैंक वालों को भी काफी दिमाग में ये थोड़ा शंका थी कि आज की युग में क्या इस तरह का प्रयोग सफल रहेगा, क्योंकि हुँ, हुँ। उनको ये था कि 1978 की बात अलग थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अवेलेबल नहीं था। आज तो जी सब कुछ बच्चों के मोबाइल पे है, वो तो इंटरनेट पे देख लेंगे। जी, तो जी, मैंने जी। एक जवाब दिया कि सर, कोई 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 हमारे पास आ रहा है, हम उसको अपने पैसे से चाय पिला रहे हैं, उससे कुछ ले तो रहे नहीं है, जी, दे रहे हैं, जी। कहीं जा नहीं रहे, समय भी नहीं खराब हो रहा है। मुझे ओझा जी बताते हुए बड़ा गर्व और फक्र महसूस हो रहा है कि उस इनिशिएटिव के अंतर्गत मैं पिछले 10 सालों में 1200 से ज्यादा उद्यमों को 1-to-1 काउंसिल गाइडेंस मेंटरिंग कर चुका हूं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वाह! बहुत ज्यादातर बहुत लोगों बढ़िया। को मतलब उसके क्योंकि ये आप अगर आप एक इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 उद्यमी प्रति माह बन रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं तो वही इससे मेरे ज्यादा दिमाग में मैं वही संभव था। कैलकुलेशन करने लगा था। तो ये लगभग 10 या इससे ज्यादा, क्योंकि मेरे और भी कार्य रहते हैं। तो ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा संतोष है। बैंक का तो फायदा है, उद्यमियों का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। क्योंकि जी, जी, ये मेरे जी। दिमाग में आया कि जब हम बात करते हैं उद्यम लगाने की, तो पहला दिमाग में आता है, आप जैसे इंजीनियर है कि साहब मुझे बैंक की, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ जाऊं, बैंकों में कैसे अप्रोच करूं, मुझे जानकारी नहीं है। सरकार दूसरी तरफ हजारों स्कीम चला रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जी, लेकिन जी, जी। पहुंचे कहां तक, मतलब पानी भी है, प्यासा भी है, लेकिन पहुंचाने वाला नहीं है। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं कर रहा हूं कि भाई आप अपना उद्यम खुद लगाएं, जहां आवश्यकता है वहां उनकी सहायता लें। लेकिन तो ये मैं बड़ी, मतलब ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी संतोष है कि मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्तिगत रूप से मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी संस्थान में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जितना इतने बड़े पैमाने पे पहुंचा हूं। और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं समाज सेवा भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो एनजीओ भी नहीं चला रहा हूं, लेकिन ये साथ उसी तरह का एक प्रयास है जो अब बहुत ही अब भारतीय स्टेट बैंक सभी जगह प्रयास कर रहा है इस इनिशिएटिव को पहुंचाने का। जी, जी। चौथा रोल मेरा ये है कि मैं जो हमारे बैंक के अधिकारी एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, मतलब यानी कि लघु, मध्यम और मझोले उद्योगों हुँ, से हुँ। जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, उनको मैं 1 हफ्ते की पूरी इंडस्ट्री फाइनेंस की ट्रेनिंग देता हूं कि ये सिर्फ कागज नहीं है, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे लगाया जाता है, और ये जो रेगुलेशन होते हैं, ये इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब कोई आदमी आपके पास में लोन लेने आता है, विशेषकर युवा उद्यमी, जी, तो जी, जी। आपका कार्य सिर्फ कमियां निकालना नहीं है फॉर्मों में, वो तो हमारा हुँ। कार्य है ही, हाँ, उसको हाँ। बताना भी है कमियां दूर कैसे की जाए।
सही जो बात, मैं बिल्कुल सही। समझता हूँ कि जो मेरा जो अंतर है दूसरे बैंकर्स के साथ में, दूसरे बैंकों के साथ में भी, हुँ, कि हुँ। हम लोग एक फॉर्म लेके बैठते हैं। हर हाँ, बैंक में एक फॉर्म होता है जिसका उसे पालन करना पड़ता है। वो कोई करे, ज़रूर करे। मेरा है कि हमें ऐसा मेंटर भी बताना चाहिए। अगर मैं 25 साल से आज 5,000 से ज़्यादा उद्यमियों को मदद कर चुका हूँ, 200 उद्यमी आप एवरेज साल में, तो जो मैंने वहाँ से ज्ञान लिया है, जो अनुभव लिया है उनके साथ काम करके, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनको मैं गाइड करूँ कि बेटा तुम ऐसे कर रहे हो, ये इसको अगर दूसरी तरीके से करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जी। उनको अनुभव का लाभ भी मिला है। तो ये चौथा मेरा काम है। 5वां काम मैं क्या करता हूँ कि मैं इंडस्ट्री की स्टडी भी करता हूँ कि आज जैसे सरकार ने कोई रेगुलेशन चेंज किया, तो इसका आने वाली इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और बैंकों को हम सजेशन भी देते हैं कि इसके अंतर्गत आपको लोन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। जैसे हुँ, सौर ऊर्जा की आज हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में बहुत बात करी थी, तो लोग इतने कन्विंस नहीं थे, क्योंकि उस समय करीब 6 करोड़ रुपया पर मेगावाट की कॉस्ट आती थी सोलर की, जी, 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 जो बिल्कुल। बहुत ही महंगी थी। और अगर 10 रुपए की आप बिजली नहीं बेचेंगे तो आप वायबल नहीं है, यानी कि आप लोन नहीं चुका पाएंगे। हुँ, हुँ, अब 10 रुपए की बिजली अगर सरकार खरीदेगी, तो ना तो कोई रेजिडेंस वाला घर वाला, ना कोई उद्यमी, और ना ही किसान देने की स्थिति में नहीं है। आज क्या हुआ है कि उस समय हमने स्टडी करी और रिपोर्ट दी, आज वो घट के 3.5 करोड़ रुपया हो गई है ना? और आज 3 रुपए में, 3.5 रुपए में बिजली मिल रही है। ई रिक्शे पे मैंने एक स्टडी करी 3 साल पहले, तो मेरे बहुत जो सीनियर अधिकारी हैं वो हंसे, प्रदीप यार ई रिक्शे में तुम अपनी एनर्जी लगा रहे हो। मैंने कहा कि सर, ये ई रिक्शा 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है अगले 3 सालों में। हमें इसको ये नहीं देखना चाहिए कि 1 लाख रुपया का ये एक लोन होता है। और आपको जान के बड़ी मतलब इसको मैं मुझे खुशी हुई कि भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाला है पूरा, मेरी रिपोर्ट के उसमें दी है, नाम से कोई निकालता नहीं है संस्थानों में, उस सर्कुलर में क्रेडिट दिया गया है बाई नेम कि ये पूरी स्टडी। और आज क्या हुआ है कि उस स्टडी का फायदा क्या हुआ है कि जो मुद्रा लोन है, जिसके जी, बारे में मैं आगे बताऊंगा, जी, जी, जी। मुद्रा लोन में एक लाख रुपए में बैंक बैंक दे रहा है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बैंकों को टारगेट भी पूरे हो रहे हैं, और ये कम से कम, इसमें कुछ देखना नहीं है। तो ये जी, हम स्टडी करते हैं। आगरा की जूता उद्योग के बारे में मैंने स्टडी करी, मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में स्टडी करी, फरीदाबाद गुड़गांव के ऑटो कंपोनेंट के बारे में मैंने स्टडी करी। ऐसी स्टडी में करते रहते हैं हम लोग, और बैंकों को और उद्यमियों को भी इससे फायदा मिलता है। जी, छठा जी। कार्य जो मेरा है वो ये है कि हम कितनी भी स्टडी कर लें, शुरू में उद्यमी कितनी भी रिपोर्ट अच्छी बना ले, समय के साथ में परिस्थितियां बदलने के कारण से वो यूनिटें खराब भी हो जाती हैं, हुँ, जिसको हम हुँ, एनपीए हुँ। बोलते हैं। आप पढ़ते ही रहते हैं सभी लोग अखबार में। जी, 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 तो बिल्कुल। देखिए देखिए क्या होता है कि कई बार एनपीए प्रमोटरों की मिसमैनेजमेंट के कारण होते हैं, कई बार सरकार की नीतियां बदल गई, कई बार टेक्नोलॉजी बदल गई, है ना? हुँ, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई यूनिट अभी अच्छा नहीं कर रही है, खराब हो गई है, एनपीए हो गई है, लेकिन अगर उनको हम थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा ब्याज में कंसेशन दें, या उनका रिपेमेंट समय थोड़ा बढ़ा दें, या कोई मशीनरी चेंज कर दें, एफिशिएंट मशीनरी ला दें, तो क्या वो रिवाइव हो सकती है, दोबारा से चल सकती है, जिसको हम रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। जी, वो जी, जी। कार्य भी मैं करता हूँ। हुँ, और अंतिम कार्य जो मैं ही कर रहा हूँ शायद पूरे देश में, कि मेरे इस अनुभव के कारण से और नाम होने के कारण से जितने भी बड़े संस्थान हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन की, फिक्की हो, एसोचैम हो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सीआईआई हो, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो, डायरेक्टर एमएसएमई हो, डीआईसी हो, या और केवीआईसी जैसे संस्थान हो, निस्बड हो, उसमें मुझे लेक्चर देने के लिए एमएसएमई में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ पर मैं अपने विचार उनके साथ में बांटता हूँ, सरकार की और बैंकों की स्कीम के बारे में उनको अवगत कराता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा कार्य क्षेत्र है जिसमें मैं कार्य करता हूँ। जी। जी, जी। ये जो छोटा-सा कार्य क्षेत्र है, ये पूरे भारत भर में फैला है, पहली चीज़ तो ये। और इसने आपने जैसे बताया कि 5,000 से भी ज़्यादा
स्टार्टअप्स को आपने मदद की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अभी जो एडवाइस वाला आपने बताया कि 10 साल में 12,000 लोगों को आपने उसके तहत एडवाइस की थी। तो आपका मतलब जैसे वही मैं 1200। 1200, जी, जी। तो शुरुआत में मैंने जैसे बोला था कि आप बैंकर तो हैं, पर आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आपने देश के लिए बहुत ही कुछ किया है। तो उसी बारे में मैं आऊँगा। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी किताब के बारे में, कि जो आपने एक गाइड लिखी और वो बहुत जी, ही ज़्यादा, अगर ये कोई मेरे हिसाब से अगर कोई स्टार्टअप में जाना चाहता है तो उसको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी, जी। हाँ, ये मैंने स्टार्ट की, जैसे मैंने ये महसूस किया कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा भौगोलिक सीमाएँ रहेंगी। कार्य क्षेत्र जी, में मैं दिल्ली आ सकता हूँ, आगरा आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल, हैदराबाद बिल्कुल। नहीं जा सकता, बिल्कुल, बॉम्बे बिल्कुल, नहीं जा बिल्कुल। सकता। अच्छा, जी। जब यहाँ के जो उद्यमी जैसे निस्वड में आते हैं या केवीआईसी में आते हैं या आप मिलते हैं सेमिनार्स में, तो उनका बड़ा आग्रह रहता है कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि आपका ज्ञान हम लोगों के क्षेत्र के लोगों के साथ मिले, क्योंकि दिल्ली आपको मालूम है कि राजधानी होने के कारणों से सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग, गवर्नमेंट से पॉलिसियां बनाने के लिए यहाँ आते हैं। जब सेमिनार होती है तो मुझे निश्चित रूप से भारत सरकार आमंत्रित करती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो फिर मैंने बहुत आग्रह के लोगों का आग्रह रहा, तो मैंने कहा कैसे किया जाए। तो मैंने किताब के बारे में सोचा, इसको मुझे 2 साल मिले लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मेहनत सफल हुई है मेरी कि हुँ, इसका हुँ। मुझे कॉपीराइट मिल गया है, इसको जी। आईबीएन नंबर मिल गया है मुझे, और इसको इसकी प्रस्तावना भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो स्किल मिनिस्टर है उन्होंने लिखी है, जी, और जी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, बहुत ही बड़ा नाम, डॉक्टर मतलब अमिताभ कांत, उन्होंने इसको वो किया है। इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा ईडीआई संस्थान अहमदाबाद है, जी, जी, उनके जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके बारे में अपने कमेंट दिए हैं। तो ये तो मेरा लिखा है और इसका बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिला है। अब मैं शीघ्र ही इसको अमेज़न पे उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी इसको मैंने सेल्फ प्रिंटिंग करी है, ऐसा एंटरप्रेन्योर डे। तो वो एड्रेस आप शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को आवश्यकता होगी तो उसको मैं अभी खुद डायरेक्ट कोरियर करवा दूँगा, जो नंबर 1। दूसरा, जिस बात के लिए आप और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे बड़े उलाने उलाने मिले कि सर आप हिंदी भाषी, मातृभाषा हिंदी, हिंदी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किताब आपने अंग्रेजी में लिखी तो हमारा बड़ा जी, वर्ग है जो वंचित हो गया, तो साहब इसका हिंदी अनुवाद कराइए। जी, जी, जी। तो इसमें मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो ये हुआ कि सर एक्स अमाउंट पर पेज लेंगे, एक्स वर्ड हम पर वर्ड लेंगे। तो जो मेरे एक मित्र हैं जो हिंदी अधिकारी हैं और 6 भाषाओं के विद्वान हैं, जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो चंडीगढ़ में अभी पोस्टेड है, पहले गुड़गाँव हमारा स्टाफ कॉलेज है, सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जी, पूरे भारत से स्टेट बैंक के अधिकारी आते हैं और दूसरे बैंकों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं लोन के बारे में। वो क्रेडिट का ही सिर्फ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और हुँ, मैं हुँ। वहाँ पिछले 15 साल से रेगुलर जाता हूँ, महीने में 1 से 2 बार, और जी, मैं जी। 8,000 से ज़्यादा बैंक अधिकारियों को ट्रेन कर चुका हूँ। तो उन्होंने, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर ये मुझे मौका मिलना चाहिए पुनीत कार्य में कि मैं भी करूं, तो वो इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं चंडीगढ़ में, और मैं जी, समझता हूं कि नवंबर महीने में हम इसका हिंदी वर्जन भी ला पाएंगे मार्केट के अंदर में। जी। सर एक बार तो अपनी किताब का आप वो नाम बता देते? ये एंटरप्रेनर गीता, जी, जी, जी। तो एंटरप्रेनर गीता, एंटरप्रेनर यानी उद्यमी। इसके जी। बारे में मैंने बहुत सोचा, और लोगों का बड़ा प्रश्न भी होता है कि सर आप इसका गाइड बुक और इस तरह का नाम नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मेरे को लगता है कि गीता अंतिम ज्ञान का सोर्स है, उससे सही बड़ा ज्ञान ना दिया गया ना लिया गया। तो ये, क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी लगी कि ये धार्मिक नाम हो जाएगा, मैंने कि धर्म नहीं, ये धार्मिक नाम नहीं है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, इसलिए इसको मैंने गीता नाम दिया। जी, दूसरा, जी। इसका अगर मैं चैप्टर आपको दिखाऊं, अगर आप देख पाए, तो ये, इसको मैंने डू योर सेल्फ यानी स्वयं करो, इसका शुरुआत कैसे करी है, मैं थोड़ा सा इसको 5 मिनट में आपको ब्रीफ कर देता जी, हूँ जी, किताब के जी, बारे जी। में।
जी, जी, जी। कि हम कि जो बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो सुनते हैं कि भारत सरकार की ये स्कीम है, अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मिलियन डॉलर का राउंड वन फंडिंग, राउंड टू फंडिंग आ गई, जी, और जब जी, वो जी। बैंक जाते हैं तो उनको इतना अपेक्षा के अनुसार संभवतः रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो थोड़े दिनों में थक हार के बैठ जाते हैं और फिर अपना जॉब सर्च शुरू कर देते हैं। जी, जी, एक बात तो ओझा जी आप ये समझ लें, और सभी जो दर्शक इसको देख रहे हैं, कि मैं 78 से मैंने आपकी शुरुआत बताई, हर समय की सरकार को ये तो भान है कि कोई भी सरकार किसी भी समय सब युवाओं को नौकरी देने की स्थिति में नहीं है। सही बात, उसके बिल्कुल लिए सही। आपको उद्यमी चाहिए, और उनको अब उद्यमिता की तरफ कैसे ले आया जाए, कि हम आपको सस्ता लोन देंगे, बिना किसी गिरवी या गारंटी के बारे में लोन देंगे, आप पिछड़े क्षेत्र में जाके उद्यम लगाइए, हम आपको टैक्स की छूट देंगे। ये हर सरकार करती आ रही है। हाँ, वर्तमान सरकार ने इसके ऊपर में ज्यादा फोकस रखा है, इसको ज्यादा प्रचार किया है, और मीडिया, सोशल मीडिया अब पिछले 5-7 सालों में बहुत पैठ बना चुका है, इसलिए अब इसकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। जी, दूसरी जी, बात, जी। एक और मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कि लगभग लगभग 1,20,00,000 बच्चे, यानी 10 लाख बच्चे हर महीने जॉब मार्केट में आ रहे हैं, और उसकी संख्या बताई जाती है बैकलॉग, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 15 करोड़ कहता है। तो किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि आपको वो जॉब क्रिएट करें। आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा, सही बात, सही, बिल्कुल है ना? सही। जी। उसके लिए बैंक या सरकारी संस्थान या सरकार पॉलिसी बना सकती है, इनेबलर बन सकती है। अब तो पहला कदम मैंने ये रखा कि मैंने इसमें कुछ ट्रेड्स, कुछ आवश्यक गुण डिफाइन किए, जो भारत के उद्यमी से शुरू किए, कि भाई एक अच्छे उद्यमी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में पहला चैप्टर है, और उसको एक रियल लाइफ उदाहरण से किया है। अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि जी जैसे आपने इसमें 9 गुणों का मैंने जिक्र किया है, जी, जी, जी। और भी ज्यादा हो सकते हैं, ये क्योंकि ये तो ऐसा है कि डेफिनेशन है, लेकिन मैंने 9 या 10 वो 9 रसों की तरह 9 गुणों को वो करा है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पे 4 हो, 5 नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं मैं उद्यमी नहीं बन सकता हूँ। इसका जी। मतलब ये है कि भाई आप में ये, मान लीजिए आप टेक्निकल आदमी है, हुँ, और जैसे आपने कहा कि मैं पीछे का काम संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो आप अपने एक साथी ढूंढिए जो मार्केटिंग में अच्छा हो, हुँ, हुँ, हुँ। या कोई आदमी टेक्निकली स्ट्रांग हो, या कोई आदमी हो सकता है कि जिसपे पैसा हो। तो ऐसा नहीं है कि ये आप में नहीं है तो हम थकार के बैठ जाए, नो, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है, कि आज आप इस स्तर पे खड़े हैं तो या तो आप इसका ट्रेनिंग लें उस क्षेत्र की जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, डिग्री तो नहीं कहूंगा मैं, जी, शॉर्ट टर्म जी। कोर्स होते हैं जो सरकारी संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, जब बैंक में आप जाते हैं ना, तो जी, जी। हमारा एक सिस्टम होता है चेक करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोटर कौन है, जो स्टार्टअप कर रहा है, जो बच्चा लोन लेने आया है या कोई उद्यमी लोन लेने आया है, तो उसका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। अभी जी, मैं जी। एक प्रोग्राम कर रहा था निजबड़ में, तो एक सरकारी महिला, मतलब सरकारी कर्मचारी थी, चंडीगढ़ से आई थी, अच्छी ऑफिसर थी। तो वो मुझे बोली कि सर मैं योगा स्टूडियो शुरू करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे लोन मिलेगा? तो जी, जी। पहला मैंने प्रश्न उनसे ये किया कि आप सरकारी अधिकारी हैं, तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़ के इसमें पूरा समय देंगी? कि नहीं नहीं सर, मैं तो नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं साइड बाय साइड बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, कि कल को अगर नहीं चले तो फिर मेरा को रिस्क हो जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न था कि मैडम, अगर आपको अपने इरादे में, अपने आइडिया में खुद विश्वास नहीं है, तो आप किसी बैंक वाले से या जो कोई आदमी आपके वेंचर में पैसा लगाएगा, उसको कैसे उम्मीद करती हैं कि इसमें वो पैसा लगाएगा? आप खुद कन्विंस नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, आपने क्या इसमें कोई कहीं से कोर्स किया हुआ है, किसी प्रतिष्ठित संस्थान से योगा में कोई आपने ट्रेनिंग ली है,
बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते, नहीं ये मेरा पैशन है। तो मैंने कहा जी अगर ना आपने कोई इसमें कोई आपको कोई महारत हासिल है, ना आपका हैंड ऑन अनुभव है, ना आपने किसी ऐसे आदमी को लिया है जिसको हम योग गुरु बोले, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी आर्थिक सहायता। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि जब हम आप पहले जाते हैं तो सबसे पहले जो बैंक अधिकारी है वो आपको ये जानता है कि आपका अनुभव क्या है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि साहब ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई कि अनुभव तब मिलेगा तब मुझे बैंक लोन देगी, अनुभव मैं तब लाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी। मैंने ये अपनी किताबों में इन सब चीजों को डिस्कस किया है और दूर करने का प्रयास किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, या तो आपकी एजुकेशन रही हो, मान लीजिए आपने डिग्री तो 4 साल पढ़ाई करके ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब आप कहते हैं सर मैं साबुन बनाऊंगा, बिल्कुल बनाए आप, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ जी आप पीसीबी बोर्ड बनाएं, लेकिन आप मुझे कारण तो बताएंगे भाई कि क्यों आप साबुन बनाएंगे, क्यों आपका साबुन हिंदुस्तान लीवर से अच्छा होगा या बाबा रामदेव से अच्छा होगा। जी जी जी। और इसमें आपने क्या किया है, तो ये मैंने इसके बारे में कि क्या आपको करना चाहिए अपने ऊपर। ओझा जी सबसे दुर्भाग्य क्या है देश का या मानव जाति का कि हर आदमी दूसरे को ज्ञान दे रहा है, दूसरे को सुधार रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही। जबकि सबसे आसान है अपने ऊपर कार्य करना, है जी ना। जी जी। भाई आप देखिए भारत आप एनएसआईसी है भारत का जो लघु उद्योगों के लिए ही बैठा है। वहां पे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 32 से ज्यादा उसमें वो ट्रेनिंग देते हैं उसमें। फिर भारत सरकार ने 41 स्किल काउंसिल्स खोले हुए हैं जहां पर वो विभिन्न विधाओं में आपको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर, और उसका खर्चा भी भारत सरकार उठाती है। तो मेरा पहला सजेशन सबको रहेगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपके पॉड सेट के थ्रू जो आप पहुंचे लोगों से, कि सबसे पहले जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र को शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बारे में पहले खुद तैयार होइए। उसके बारे में कोई 1 माह का, 15 दिन का, 2 माह का, 3 माह का, जितना भी डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं किसी अच्छे संस्थान से, तो जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए और आप जाके अपनी बात सरकारी अधिकारी, सरकारी बैंकों के सामने कॉन्फिडेंस से रख सके, है ना। जी तो ये जी पहला चैप्टर मेरा इस किताब का है, ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जी फिर जी क्या होता है कि दूसरा एक और मैं ये मजेदार किस्सा, मतलब मजेदार अपना अनुभव शेयर करता हूं। जी सर। आपने सोच लिया कि साहब सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, मुझे सोलर ऊर्जा में कार्य करना है, जी जी ठीक है भाई। आपने कैसे सोच लिया, आपने किसी मंत्री का, किसी मेंटर का एक ओजस्वी भाषण इंटरनेट पे टेक्स टॉक में देख लिया, लेकिन क्या आपने जी। पता करा कि उसके संबंधित सरकार के नीति नियम क्या है, क्या कोई डिपार्टमेंट जो उसको हैंडल करता है उसकी क्या कोई उसमें आपको सहायता दे रहा है, सब्सिडी देती है सरकार योजनाओं में, ब्याज में छूट, कई बार कैपिटल सब्सिडी देती है, यानी कि मशीन में भी आपको कुछ सहायता मिलती है, उसकी इंडस्ट्री की मार्केट कैसी है। तो मैंने दूसरा चैप्टर लिखा है अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन, आइडिया जनरेशन। और अब क्या होता है कि 90% उद्यमी इसलिए फेल होता है कि वो सोचता है कि मैंने जो आइडिया सोच लिया वही फाइनल मेरा बिजनेस है। तो मैंने इसमें भी लगभग 7 या 8 स्टेप बाई स्टेप कहा है कि आपने अपने दिमाग में आइडिया सोचे, एक नहीं 10 आइडिया सोचे, सोचने में कुछ नहीं जाता है, सही लेकिन बात। उसको कसौटी पे और कसौटी मैंने इसमें बनाई है, उसमें लिखा है कि कौन कौन से भारत सरकार के संस्थान हैं, उनके वेबसाइट के मैंने एड्रेस दिए हैं, कॉन्टेक्ट एड्रेस दिए हैं। तो आप वहां जाएं, उनसे बातें करें, समझें कि भारत सरकार की उस क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन की मैंने बात करी, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिसकी इंडस्ट्री एसोसिएशन ना हो। वो जो अभी उद्यमी है उनकी हित के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मिले, उनसे उनके मैगजीन निकलते हैं। तो ये मैंने कहा है कि और आप उस तरह के कोई जो उद्यम में काम कर रहा है उससे जाके मिले,
उससे समझने का प्रयास करें कि भाई कैसे है, क्या चल रहा है, क्या आपको मुश्किलें आती हैं, और अंत में मशीनरी सप्लायर होंगे जो उसमें। अब इसमें क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है सर हम जाते हैं तो भाई सर ढंग से जवाब नहीं मिलता है, सर अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, सर जी, इंडस्ट्रियल। तो मेरा सवाल रहता है कि भाई आप अपनी जिंदगी उद्यमी बनाने में लगाना चाहते हो, जब आपको वर्कर्स को डील करना पड़ेगा, सरकारी डिपार्टमेंटों को डील करना पड़ेगा, अपने बैंक को डील करना पड़ेगा, इनकम टैक्स वालों को डील करना पड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को डील करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपना माल बेचना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जी, कि जी, आपका जी। सामान, आपका प्रोडक्ट वो खरीदे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैसा निकालना जेब से। तो हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप इतना करने को तैयार हैं, तो आप 15 दिन की मेहनत नहीं कर सकते कि भैया मैं तो खड़ा हूं सर, आज नहीं कल टाइम देगा वो आपको। तो हुँ, ये बहुत जरूरी है, और मैं एम्फेसाइज करता हूँ बार बार, इस बात को मैं बहुत जोर देता हूँ कि कृपा करके अपने आइडिया को, अपने जिसको ड्राइंग बोर्ड से निकल के रोड पे जाके टेस्ट करें, जी, जी, जी। और तभी आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हो। और अगर कोई बच्चा, कोई उद्यमी इस परीक्षण से पास होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसने आधी मतलब युद्ध में आधी जंग जीत ली है। जी, जी, जी। तो अब इसके बाद में जब, हाँ बोलो आदित्य, बोलिए। हाँ, तो मतलब कि आपका ये कहना है कि जैसे मेरे दिमाग में मान लीजिए कोई आइडिया आया बिज़नेस को लेकर के, तो मु मुझे सीधे उसमें कूद नहीं जाना है। मुझे पहले देखना है कि क्या मेरे पास उसके लिए स्किल सेट है? क्या मैंने उसको लेकर के पहले कुछ काम किया है? क्या मैं मेरे पास उसके लेकर के कोई सर्टिफ़िकेशन है जिसके दम पे मैं ये कह सकूँ कि हाँ, ये कार्य मैं कर लूँगा। केवल ख़्यालों से नहीं काम चलेगा, हमको उसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए हमारे पास और तभी हमको आगे जाकर के कनेक्ट करना चाहिए। या तो हमें थोड़ा-सा उसको खुद से रन करके देखना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ दिखाने को नहीं है कि हमने क्या किया, तो आइडिया कोई काम का नहीं, मतलब वो स्क्रैप में जाने लायक है। हाँ, मैं इसमें थोड़े संशोधन से ये बोलूंगा, आपने बहुत अच्छे से इसको आपने समराइज किया है जी, जी। कि ये आवश्यक नहीं है कि आप शुरू करके ही आए, क्योंकि हुँ। फिर मतलब बात चिकन एग एग वाली आई थी, मुर्गी आई कि अंडा पहले हाँ, हाँ, आया। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कि पैसा डालने से पहले, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फ्री के हैं। सरकार की आपको जान के आश्चर्य हुआ, और सेक्रेटरीज लोगों को जान के आश्चर्य हुआ, एक सेमिनार में हम लोग बात कर रहे थे कि भारत सरकार की 237 योजनाएं चल रही है लघु, मझोले और मध्यम उसके लिए, जिसमें डिपार्टमेंटों को भी नहीं पता है। 237। ओहो! तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई 237 जानेगा, लेकिन भाई 10 तो जान लो अपने जी। क्षेत्र से संबंधित। जी, 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 जी। भाई आप कहते हो मैं डिटर्जेंट बनाना चाहता हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत हुँ, हुँ। सिंपल सिंपल उद्योगों के। तो भाई डिटर्जेंट के लिए क्या लगेगा ये तो पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, तो हुँ। भैया किसी को साथ में तो ले लो, जिसको पता किसी हो। से हाँ। बात तो करो, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। तो ये काम जरूर करना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 रुपया भी आपको नहीं डालना है, चाहे आपका अपना, भैया आपका पैसा भी तो पैसा है, गाड़ी कमाई का है, या आपके माँ बाप का पैसा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये कार्य करना बहुत जरूरी है, इसके बिना अगर कोई नहीं कर सकता तो कृपा करके वो एंटरप्रेन्योरशिप में ना आ जाए। जी, 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 जी। तो अच्छा, इसके बाद हाँ। में सवाल उठता, जी बताइए नहीं, सर। नहीं। हाँ, आप बोलिए सर। देखिए इसके बारे में मैं नॉन स्टॉप 24 घंटे 30 दिन बोल सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप पे, जी, लेकिन जी। शायद आपके पास में समय की कमी होगी। तो हुँ, मैं क्या करता हूँ, अगर आपको उचित लगे और इसको आप देख लीजिएगा, हम आगे भी मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा इस पुनीत कार्य के लिए जो आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो मैं जी, जी। एक छोटी सी, आज के लिए मैं कुछ सरकारी स्कीमें बता देता हूँ जो हाँ, शायद हाँ। आपके सुनने वालों को इमीडिएटली। हाँ सर, मैं चाहता था कि एक बारी जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं और इतने सारे आपने बताया कि 200 से भी ज़्यादा योजनाएँ चल रही हैं ऑलरेडी और ये भी आप बताया कि कई लोग आते हैं जो पास आउट रहते हैं या काम कर रहे हैं, वो आते हैं आइडियाज़ लेकर के। तो उनको मेरे हिसाब से जो मैं मेरा जितनी समझ है, तो 2 चीज़ों की बहुत दिक्कतें आती हैं। एक, उन्हें ये नहीं पता है कि बैंक में लोन का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको ले जानी है।
एक तो चीज़ ये हो गई और दूसरी ये कि वो कौन-सी योजना से जुड़े हैं और कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। तो आप एक बार उस पे बता देते सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं इसमें इसको 2 हिस्सों में अपने जवाब को बाँटूँगा और दोनों हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी सर, जी, जी। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आदमी अपना कार्य शुरू करना चाहता है, मैं हुँ, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ जिसको आप स्टार्टअप बोल रहे हैं, जी, 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 तो जी। उसमें 2 चीज़ों की दिक्कत होती है। एक तो कार्य करने के लिए पूँजी की, जिसको हम हुँ, अंग्रेजी में कैपिटल बोलते कैपिटल हैं, हाँ। और दूसरा ये है कि उसके पास में गिरवी रखने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती। हुँ, हुँ, भाई हुँ। माँ-बाप ये कहेंगे कि बेटा तुमको पढ़ा दिया, अब अपना अपना घर भी गिरवी रख दे, तो अगर जी, जी। बुढ़ापे में सड़क पे लाओगे, भाई है ना? ये हम लोगों के माँ-बाप इसी तरह बोलते हैं और बोलना भी चाहिए कि भैया जी, जी, 60 जी। साल में मैंने अपने पैसे लगा के घर खड़ा किया और तुम्हारे, तो ये बात ठीक भी है। सही बात, तो ठीक बात सर। हुँ, अब 2 चीज़ों को लेके बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, साहब ना पूँजी है, ना ही कुछ गिरवी रखने को है, तो कार कैसे शुरू करें? मैं पढ़ा लिखा हूँ, आइडियाज़ मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है कि ये मैं जो करूँगा, सर्विस दूँगा या प्रोडक्ट दूँगा, तो चलेगा। तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना शुरू करी जिसको कि CGTSME बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एसएमई। हुँ, हुँ। CGTSME स्कीम बोली जाती है। पहला बैग एक गलतफ़हमी है, ये कोई स्कीम नहीं है। जी, ये ओके। एक ये ट्रस्ट है, ये इसको सिडबी चलाता है भारत सरकार के ब्याह पर। इसको आप इस तरह समझिए कि एक तरह का ये इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें भारत सरकार ने ये करा, पहले ये 1 करोड़ तक के लोन के लिए शुरू हुई थी, अब इसको इन्होंने पिछले साल 2 करोड़ तक का लोन कर दिया। इसके अंतर्गत कोई अगर बैंक लोन सैंक्शन करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो सर्विस हो सकती है, पहले ट्रेडिंग नहीं था, अभी हाल में ही इसको ट्रेडिंग को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इतने तक का कोई लोन अगर बैंक देता है, तो उसको हम सीजीडी एमएसएमई को कवर कर सकते हैं, और सीजीडी एमएसएमई में अगर वो कवर होता है, तो आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको कोई भी अपना घर, जमीन, दुकान गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जी। इसके लिए आपको साल में कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम जो 1 या सवा % के करीब होता है, वो आपको देना पड़ता है, जो बैंक आपसे लेके इस ट्रस्ट में हम भेज देते हैं। जैसे इंश्योरेंस की स्कीम काम करती है ना, हम सब हाँ, हाँ, इंश्योरेंस हाँ, लेते हैं। हाँ। अगर हाँ। किसी की दुर्भाग्यवश कोई मृत्यु हो गई, तो फिर इंश्योरेंस अपनी फॉर्मेलिटी करके उसका क्लेम उसके घर वालों को दे देता है। तो ये ट्रस्ट भी इसी तरह काम करता है। जो यूनिटें इसके अंतर्गत, जो उद्योग इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, तो अगर दुर्भाग्यवश किसी कारण से, जेन्युइन कारण से वो उद्योग फेल हो गए, एनपी हो गए, तो बैंक अपना क्लेम उन पे सबमिट करता है, और ये ओके। 65 से लेके 85% तक की क्लेम रकम बैंकों को दे देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को 50 लाख रुपए का लोन दिया जो सीजीडीएमएसई में कवर था, और वो खराब हो गया जेन्युइन कारणों से, तो बैंक अपना क्लेम सबमिट करेगा, ये वेरीफाई करेंगे कि ये फ्रॉडलेंट तो नहीं था, इनने जानबूझ के तो नुकसान नहीं करा। अगर वो संतोष हो जाता है उनको कि नहीं ये जेन्युइन बिजनेस फेलियर है, तो फिर वो बैंकों को स्कीम के हिसाब से, और वो 85% मैक्सिमम अमाउंट तक क्लेम सेटल किया जाता है। तो ये पहली चीज है सीजीडीएमएसई, जो बहुत ही वृहद स्तर पे चलाई जा रही है। सारे बैंक इसमें कवर है, सारे बैंक इसमें लोन को कवर करते हैं। जी, जी, जी। नंबर 2, जो वर्तमान प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने एक इसके अंतर्गत एक और स्कीम शुरू करी जिसको मुद्रा लोन कहा जाता है, और ये हाँ, बहुत ही हाँ। पॉपुलर स्कीम है। बहुत ही ज़्यादा। मुद्रा लोन के अंतर्गत, है ना, सभी बैंक इसको देते हैं, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3 हिस्से किए गए। शिशु लोन 50,000 रुपया, किशोर 5 लाख रुपया, और तरुण 10 लाख रुपया। यानी कि इसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक के लोन दिए जा सकते हैं। और इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। किसी भी बैंक की वेबसाइट से, सिडबी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर दें। 2 पेज का फॉर्मेट है, जिसमें कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, केवाईसी जिसको बोलते हैं, आपका
पते का, जहां आप रहते हैं उसका एड्रेस, आपका पैन, आधार, वोटर आईडी वगैरह, जो स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंशियल प्रूफ, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ का एड्रेस हो गया। जी, जी। आपके जहां पर कार्य करना जो कार्य करना चाहते हैं जिस जगह, उसका एड्रेस हो गया, उसका पैन या आधार कार्ड लग गया। और जो आप करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त विवरण, कि आपकी जी मैं मान लीजिए फोटोग्राफी की दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ उसका पर उसका मेरा समरी एक करके। सजेशन सभी मित्रों, जी, जी। हाँ, कि समरी करके क्या होता है कि ये फॉर्मेट तो क्योंकि सरकारी है, 2 पेज का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा डिटेल एनेक्शन लगा सकते हैं, 1 या 2 पेज, जहाँ थोड़ा आप विस्तृत विवरण दे दें, तो आपको बैंक वाले को समझाने में आसानी रहेगी। अच्छा, तो फिर उसमें लिखा रहता है कि आप अगले 3 सालों में कितनी इनकम की, सेल की उम्मीद कर रहे हैं, कितना मुनाफा होगा, उसका आपको संक्षिप्त विवरण देना होता है। और जो मशीनरी जहां से आप लेंगे उसकी आपको कोटेशन लगा के देनी पड़ती है। और फिर नीचे में ये लिखा रहता है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड के लिए, इससे लोन देने वाले पे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जर्नल है, ओबीसी है, SC ST है, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों में, ताकि सरकार अपना डाटाबेस मेंटेन करे। इस पे लोन जो अधिकारी है वो न्यूट्रल होता है, उसको इससे अंतर नहीं पड़ता है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, और जी, आप जी। इसको डाउनलोड करके पढ़ें, उसे भरें, तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि बैंक किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगता है। अच्छा, मैं एक और आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा हुँ, कि हुँ। भारतीय सरकार के डाटाबेस और वेबसाइट पे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इसमें करीब अभी तक 14 करोड़ से अधिक लोग मुद्रा लोन का लाभ उठा चुके हैं। क्यूमुलेटिव मैं फिगर बता रहा हूँ, हुँ, क्योंकि इसका रिपेमेंट 3 से 5 साल का होता है। जी, तो जी। ये जो लोग 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम मिनिमम हसल वाला, मिनिमम मतलब कागजी कार्रवाई वाला लोन है ये। हुँ, हुँ। अच्छा, इसके अलावा भारत सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो उद्यमिता क्षेत्र में आए, एक अलग से स्कीम शुरू करी है, जिसका नाम स्टैंड अप इंडिया दिया गया है। जी, जी। इसमें महिलाओं को 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सारी सरकारी बैंकों की प्रत्येक शाखा को कम से कम 2 लोन देने का टारगेट रखा गया है। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को और SC ST वर्ग के एक उद्यमी को लोन देने का टारगेट रखा गया है। आप समझ लें, अगर 50,000 ब्रांचेस है बैंकों की पूरे देश में, जी, तो जी, जी। 2 लोन प्रति, ये मिनिमम है, तो 1 लाख लोन इस स्कीम के अंतर्गत। तो जो भी महिलाएं इनको देख रही हैं, वीडियो को सुन रही हैं, तो इसके बारे में आप अप्लाई कर सकती हैं कि महिला उद्यमी को देने के लिए ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया की। इसमें एक और मैं छोटी सी जानकारी ऐड करना चाहूंगा। जब हम महिला उद्यमी बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये 100% महिला का शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए 51% भी महिला इसमें भागीदार है, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म बनाई अपने भाई के साथ, पिता के साथ या पति के साथ, तब भी वो महिला उद्यमी इस स्कीम में वो हो सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। उसके लिए वो एंटाइटल्ड है, उसके लिए योग्य है। जी, 49% का आप उनको अपने साथी को दे सकते हैं, जो पुरुष भी हो। तब भी आप 100% महिला है तो बहुत ही आदर्श स्थिति है। नहीं भी है तब भी आप अगर मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, तब भी आप उसको, क्योंकि इस बात को आप भी मानेंगे कि कोई भी उद्योग एक व्यक्ति के बस का नहीं होता है, आपको 2 से अधिक व्यक्ति लगते ही हैं, जी, जी, कितना जी, भी छोटा बिल्कुल। हो। सही बात, तो सही बात। आप उसमें पार्टनर, इसका स्कीम का फायदा, मान लीजिए आपका भाई है या आपका पति है जो उसमें काम कर रहे हैं, तो आप उनके अनुभव का फायदा ले सकते हैं, उनको जूनियर पार्टनर बना के और आप ना रखे। तो बैंक वाले को भी रहता है कि ठीक है, ये आप इसको देखेंगे, ये कार्य ये जानता है, तो एक थोड़ा और कंफर्ट आ जाता है लोन देने में। जी, जी, जी। तो CGTMSE मुद्रा लोन स्टैंड अप इंडिया का। इसके अलावा एक और जो भाई बहन रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा
कि आप अपनी जो भी लोन बैंकों से लेना चाहते हैं और उसको आप केवीआईसी के थ्रू रूट करें। खादी विलेज उद्योग जो इंडस्ट्री है हमारी, जो जी राजघाट पे है और उसके सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, उनके थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रूट करें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्यों? क्या होता है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो डीएम, उस क्षेत्र के जो डीएम होते हैं, उस शहर के डीएम होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बनती है, जिसमें एक बैंकर होता है जो जिसको लीड बैंक बोलते हैं। वो लीड बैंक वाला मैनेजर जो सब बैंकों के ब्याह पर उनका प्रतिनिधित्व करता है, और इनके अधिकारी होते हैं, वो एक ब्रीफ इंटरव्यू लेते हैं आपके कि भाई ठीक है, आप यहाँ के रहने वाले हो, क्यों काम करना चाहते हो, ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी है कि नहीं है। उसके बाद में आपकी वो एप्लीकेशन आपके द्वारा चुने गए बैंक की चुनी गई शाखा में भेजी जाती है। अब मैं इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूं? हम्म, मैं इसलिए आपको जी इतना जी जोर दे रहा हूं कि इसमें 15% से लेके 35% तक भारत सरकार सब्सिडी देती है, और आप लोन का रिपेमेंट करने में सक्षम रहे तो आपको 10 लाख के लोन की जगह 6.5 लाख का ही लोन चुकाना पड़ेगा। 3.5 लाख भारत सरकार आपको देगी आपके जी खाते में। जी ये क्या है कि हिंदू, SC ST OBC, महिला, जर्नल, लोकेशन, ये सारी चीजों पे ये सब्सिडी वेरी करती है। ये आप डिटेल साइट पे देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं और बता दूं कि चाहे कोई भी सरकारी स्कीम हो, लोन देने का अधिकार सिर्फ बैंकों को है। सरकार की स्कीम में हम कवर जरूर करते हैं, लेकिन जी उसका जी मतलब ये नहीं हो गया कि अयोग्य लोगों को, अक्षम लोगों को लोन मिलेगा, क्योंकि लोन की हम्म, रिकवरी बैंक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। तो ये सरकारी अधिकारी, चाहे केवीआईसी हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे किसी पोर्टल से आप जाएं, बैंक पे जाएगी, और बैंक अधिकारी ही इसका अंतिम निर्णय लेने के लिए होता है। जो मैंने बताया कि आप तैयारी करके जाएंगे तो मिलेगी, लेकिन आप इन योजनाओं का फायदा उठाएं। अभी जी आप जी देखिए, जिन लोगों ने शिशु कैटेगरी में लोन लिए हैं 50,000 तक का, भारत सरकार 2% ब्याज की छूट ये लॉकडाउन पीरियड की, यानी पूरे साल के लिए भारत सरकार 2% ब्याज उनके ब्याज पे देगी। तो अब आप बताइए ओझा जी, ऐसी कौन सी दूसरे देश की सरकार है जहां आपको बिना गिरवी कुछ रख के लोन मिल जाए, जहां ब्याज में भी छूट मिल जाए, और आपको अगर आप सफलतापूर्वक उद्योग चलाएं तो आपको 35% तक की छूट मिल जाए। और इसके लिए भी अगर हम थोड़ी तैयारी नहीं करेंगे, जो मैंने शुरुआत में कही, तो मैं सही बात समझता हाँ हूं कि हाँ भाई आपको अपने अपने ऊपर भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जी जी खुद से खुददारी नहीं कर रहे तब आप हाँ। जी तो जी और मैंने ये भी बताया कि लोग कहते हैं साहब ये आंकड़े हैं सर, जाते हैं मिलता नहीं है। भाई मुझे एक बात आप बताइए, आप तो डाटा साइंटिस्ट है, जी जी आप 100 डाटा को फेक कर सकते हैं, 1,000 को करते हैं, आप 14 करोड़ का डाटा कैसे फेक कर देंगे? 14 करोड़, जी जी उनके जी नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल सब होते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ भाई और बहनों, जब 14 करोड़ लोग फायदा उठा सकते हैं, मैं खाली मुद्रा लोन की बात कर रहा हूँ और लोनों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो हम्म, आप क्या इतने भी सक्षम नहीं समझते हैं कि आप भी 14 करोड़ 1 लाख बन जाए? सही और ये बात स्कीम कंटिन्यू कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, ये तो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हम लोगों को कि ये सारी स्कीमें हैं जिनके जैसे आपने जो खादी वाली बताई, तो उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। और वो 35% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी भी मतलब जब मुझे मुझे भी जानकारी नहीं, हो सकता है बहुत लोगों को भी जानकारी ना हो, जो कि मेरे जैसे ही होंगे। तो यस। ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो खादी वाले से भी आप जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, वो मैं एज़ एन एडवाइस जानना चाहता हूँ कि ये तो सारी हमने स्कीमों की बात कर ली गवर्नमेंट की और जैसे आप मदद करने वाली सारी चीज़ों की। अगर कोई इंसान अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उनको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन-किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? उसके लिए एक एडवाइस। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपना आकलन निष्पक्ष पूर्व करें, और आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मित्रों की, मेंटर्स की मदद लें। आप देखिए, दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली सरकार 9 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर चला रही है फ्री जी, ऑफ कॉस्ट, जी, जी, जहां जी। पर मेंटरिंग की जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा कि सरकारी अधिकारी, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है, MSME है,
ये लोगों को तनख्वाह सरकार आपकी मदद के लिए दे रही है, आप जाके अपने हक से मांगिए। एक बार नहीं मिलेगा अधिकारी, मीटिंग में होगा, दूसरी बार मिलेगा, जूनियर मिलेगा, चर्चा करें। इंडस्ट्री एसोसिएशन बैठी हुई है, उनसे जाके कहे कि साहब मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, कौन मशीन सप्लायर है। मशीन सप्लायर आपको बताएगा कि साहब मैंने इस इंडस्ट्री में मशीन दी है, मैं आपको दिखवाता हूँ, उसे अपनी मशीन बेचनी है। जी, जी, जी। उसके बाद में तीसरा हिस्सा आता है कि आपकी, जो मैंने अपनी किताब का तीसरा चैप्टर लिखा है कि आपको किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट। ये आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी चाहिए, ये उनका एरिया है। इसकी भी मैंने किताब में डिटेल चर्चा दी हुई है कि आप खुद भी कर सकते हैं। फिर लेकिन उससे भी पहले आप एक प्रोफाइल बैच करें कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि ओजा आप एक काम करें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा ये कार्य है, आप डाल दीजिए, लेकिन उसके लिए 10 करोड़ की पूंजी लगेगी। तो आप कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा उद्योग है, बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन मेरे पास में तो 10 लाख रुपया है, जी, तो जी, 10 जी। करोड़ में लाऊंगा कहां से। तो हाँ, ये एक और योजना बनाते समय अपने सामर्थ्य का ख्याल रखना चाहिए कि 10 लाख का, 20 लाख, 25 लाख तक का तो मैं बना लूं। जब मेरे पास में 50 लाख की सामर्थ्य है आज, तो मैं 2 करोड़ का तो सोच सकता हूं कि मैं 1 करोड़ बैंक से लोन ले लूंगा। लेकिन अगर मैं 50 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सोचूं, तो वो समय को अव्यय करने वाली बात होगी। जी, जी, जी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और एक और मैं आपसे शेयर करूं कि जिसको सनराइज और सनसेट इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे इस समय लोहा उद्योग जो बैंकों की नेगेटिव लिस्ट में है, जिसको सेकेंडरी स्टील बोलते हैं, सरिया वगैरह। तो जी, आज की जी। तारीख में अगर कोई बैंकों में जाएगा कि जी मैं सरिया का काम शुरू करना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो जी, जी। बैंक उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला है, तो उसको वो सहयोग नहीं करेगा बैंक। सही बात, बिल्कुल सौर सही। जी। सौर ऊर्जा है, हाँ, तो हाँ। सौर ऊर्जा का है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इस समय बैंकों की अप लिस्ट में है। तो आप जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको लोन दे दूंगा, लेकिन मेरा उसके प्रति एक रुझान रहेगा कि ये इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो इसमें मैं लोन दूं। तो ये थोड़ा सा आप जाएं अपने बैंक मित्रों से या इनसे बात करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका आइडिया है, मैं फिर पहले मुद्दे पे आता हूं कि आइडिया सफिशिएंट नहीं है। जब आप 4-6 जगह धक्के खाएंगे लिटरली, लोगों से टाइम लेके मिलेंगे, तब आपको आइडिया पता लगेगा कि जो आपका आइडिया है क्या वो प्रैक्टिकल मार्केट में चलने वाला है या नहीं है, या चलने वाला है तो आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक तक पहुंचने से पहले। तो जब आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से 90% मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सर होता क्या है ओझा जी, आप लोग आते हैं, पढ़ के आते हैं, आपने पढ़ लिया गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चलाई है, तो लोगों को ये लगता है कि बस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो बैंक वाले को लोन देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई। जी, क्योंकि जी, जो लोन जी। देता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, कल को लोन खराब होता है तो उसको अकाउंटेबिलिटी बनती है। हुँ, लेकिन मुझे लोन देना ही है। आज को मैं बताऊं, स्टेट बैंक में लोन की हमारी बुक 25 लाख करोड़ से ज्यादा की मेरी लोन बुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, अकेली। तो 25 लाख करोड़ का तो भाई मैंने लोन दिया ही है, और हर साल बैंक बोलती है भैया 15% का मुझे बुक बढ़ानी है, 3.5 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ रुपया हर साल मुझे नया लोन देना है, क्योंकि लोन चुकता भी है, पुराना लोन भी आता है। ये सब जी, बैंकों की जी। स्थिति है। सिर्फ जरूरत ये है कि आपको जानकारी हो, आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, फॉर्मेट भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। आप मुद्रा लोन का या किसी का भी लोन का उठा ले, बेसिक इंफॉर्मेशन वही रहती है, फिर डिटेलिंग बढ़ती जाती जी, है ना, जी, कि जी। और इंफॉर्मेशन देते जाओ, लेकिन ब्रॉड हेड वही रहती है। अपने बारे में लिखना है, आपका अनुभव, डिग्री, आपके साथ में जो काम करेंगे उनका अनुभव, डिग्री, आपका वो मीन्स क्या है, पैसा आप कितना लगा पाएंगे, कहाँ से लाएंगे, फिर जो आपकी इंडस्ट्री है उसके बारे में जानकारी। तो मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं, 5 लाख से लेके 5,000 करोड़ तक के लोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं रहता है, डिटेलिंग बढ़ जाती है। जी, बस जी, जी। भाई यहाँ आप लिखेंगे कि मैं साहब एक कैमरा शॉप खोलूंगा, उसमें मुझे एक निकन का इतने का कैमरा चाहिएगा 2 लाख रुपए का, मुझे एक ट्राइपॉड चाहिएगा, मुझे एक कंप्यूटर प्रिंट आउट चाहिएगा, उसकी ये कोटेशन है, तो ये हुँ, 5 लाख का 2 लाख का लोन आपका हो गया।
यही हाँ, इंफॉर्मेशन आप कहेंगे जी मैं एक प्रिंटिंग प्रेस लगाऊंगा तो मैं कहूंगा कौन सा मेक है, कितनी स्पीड होगी, प्रिंटिंग में ये प्रिंट कहाँ से लाओगे, बेचोगे कैसे। तो ये डिटेलिंग का अंतर है, बेसिक इंफॉर्मेशन सेम रहती है। आप कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, अनुभव क्या है, जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो उस इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, आप कैसे compete करोगे, कैसे माल बेचोगे, कितने का बेचोगे, कौन आपके खरीदार होंगे, कौन डीलर होंगे, और इन सब के आधार पे आप कितना सेल और प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं और आप बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम। अपने बारे में जानकारी देना, आप अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देना, और तीसरा फाइनेंशियल है, जिसमें आप चार्टेड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं फाइनेंस बनाने में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ आजकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं, तो वो मैथ में मतलब अकाउंट्स में इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो कोई बात नहीं, जी, वो जी, कोई जी, हैंडीकैप नहीं है। जी, जी, जी। तो तो मतलब कि मुख्य चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे अपने साथ, जितना ज़्यादा अच्छे से उसको समझाएँगे, भले ही आपको फॉर्म भरते समय हो सकता है एनेक्सर भी कई सारे लगाने पड़ जाएँ। तो जितना बारीकी से आप यस, अपने अपने एग्जैक्टली। अपनी चीज़ों को समझाएँगे, जितना अंदर उसके घुसेंगे, जितना पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें रहेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी लोन मिलने की। बिल्कुल। एक चीज मैं, जैसे आपने भी कहीं पढ़ा होगा, लिखा हुआ मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी ऑटो और ट्रक बहुत ज्ञान देते हैं, आपको मालूम होगा। जी, 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 अच्छी अच्छी शायरी, जी। अच्छे से बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। मोटिवेशन स्पीकर को फेल कर। तो उसमें एक चीज मैंने पढ़ी थी, और वो मैं सभी जो वीडियो देख रहे हैं कहना चाहता हूँ याद रख के कि मतलब प्रैक्टिस में बहाया गया पसीना युद्ध क्षेत्र में खून को बहाने से रुकता है। यानी आप कितनी अच्छी तरह से तैयार करेंगे, आप देख के एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं, जो हमारे क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, आपको क्या लगता है जाते ही पहली गेंद में छक्का मार देना इतना आसान होता है? जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद आपके सामने आ रही हो, घंटों पसीना जिम में बहाते हैं, फिटनेस पे करते हैं। वही उद्यमी के लिए जितना आप तैयारी करके जाएंगे उतना ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन वहां पर होगा। आप तो खुद जानते हैं, और आप तो जिन लोगों के साथ में कार्य कर रहे हैं, कि जी, एक जी, पावर जी। पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत बनाना कितने घंटों कितने दिनों का काम होता है। सही बात, सही बात। जी, जी, जी। एक बार किसी ने शायद मार्क ट्वेन से पूछा था, तो उनका बड़ा विटी जवाब था कि आ एक्सटेम्पोर इज अ गुड एक्सटेम्पोर स्पीच, यानी कि आशु भाषण, यानी तुरंत खड़े होकर बोल हाँ, लेना हाँ। रिक्वायर्स 1 वीक ऑफ प्रिपरेशन। जी, 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 जी। और जी, मैं खत्म करने से पहले दो चीजें सभी की जानकारी में लाना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है मेरी निगाह में। जी, जी। और ये बेसिक है, बैंकिंग की बेसिक है, लेकिन लोग नहीं समझते। हुँ, हुँ। बैंक दो तरह के लोन देता है मूलतः। जी, जी, जी। पहला होता है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जिसको हम कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट बोलते हैं। हुँ, जैसे कि हुँ। मैंने कैमरे की बात करी, जब जी, जी। लैपटॉप की बात करी, ये क्या है कि एक बार आप खरीद लेंगे और इससे आप 5 साल 7 साल इसी का इस्तेमाल करके सामान सर्विस बनाएंगे और बेचेंगे। तो जी। इसके लिए बैंक देता है टर्म लोन। टर्म लोन वो लोन होता है जो 1 से 5 साल के लिए दिया जाता है, यानी जिसका रिपेमेंट 1 साल से हम 5 साल तक ले सकते हैं। ये छोटे जी। लोनों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोनों में हम 10 साल तक भी रिपेमेंट लेते हैं। हुँ, तो टर्म लोन दिया जाता है फिक्स एसेट खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने। मान लें किसी ने, उदाहरण के लिए किसी ने टैक्सी डालनी है, तो हुँ, वो हुँ। टैक्सी खरीदने के लिए उसको मैं 5 लाख का गाड़ी खरीदने का लोन दे देता हूँ और 5 साल की उसकी किस्त बांध देता हूँ, रिपेमेंट जिसको हम बोलते हैं। जी, जी, तो जी। ये हुआ टर्म लोन। ठीक है। हुँ, दूसरा होता है कि आपने मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान खोली या कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली, आपने किसी की डीलरशिप ली, तो उसको आपको हम देते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि डे टू डे काम करने के लिए पैसा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये कभी चुकाना नहीं पड़ता है, ये साल में इसका एनुअल अप्रेजल होता है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता है, ये हर समय चलता रहता है। कागजों में पढ़ोगे तो आपको लिखा देगा, जब बैंक में आप साइन करोगे तो लिखा ये रहेगा कि ये हर साल आपको चुकाना है। प्रैक्टिकली उसका रिन्यूअल होता है। हुँ।
ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, तो आपको पहले पैसा भेजना है, कंपनी तब आपको माल भेजेगी। जी, फिर उस जी। माल पे आप अपनी दुकान में रखेंगे, आगे आगे बेचेंगे, हो सकता है पेमेंट आपको 15 दिन बाद मिले। तो ये जो गैप है कि आपने माल एडवांस में मंगाया, पेमेंट आपको 15 दिन 1 महीने बाद मिली, तो जी, इस जी, जी। पैसे को जो बैंक देती है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दिन बाय दिन के काम को करने के लिए। तो एक चीज हुई टर्म लोन, एक हुआ वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। टर्म लोन बड़ा हाँ, जो आपको डेली काम करने के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक यूनिट लगाई, किसी भी काम की आपने यूनिट लगाई, पहले आप कच्चा माल मंगाएंगे, जी, जी, जी। ठीक है कि नहीं? जी। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डेली मंगाएंगे, एक कम से कम एक टेम्पू लोड तो मंगाएंगे, जो हो सकता है 1 हफ्ते के लिए जरूरी हो। सही बात। जी, जी, बिल्कुल। भाई आपका जो आप वो कहेगा, हिंदुस्तान लीवर कहेगा भाई मैं तेरे को एक एक बोतल नहीं बेच सकता हूँ भैया, मेरे यहाँ तो ट्रक लोड आएगा। हुँ, तो हुँ। आपका पैसा फंस गया वहां पर 1 हफ्ते का। हाँ, हाँ, बिक्री हाँ। आपकी होगी 1 दिन के हिसाब से। अच्छा, उसके लिए आपको एक हेल्पर भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, जिसकी तनख्वाह भी आपको देनी है, जी। दुकान का किराया भी देना है, गोडाउन का किराया देना है, बिजली का बिल भी देना है। तो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के द्वारा हम बैंक आपकी मदद करता है, फाइनेंस करता है। जी, और जी। अगर आपने उधार भी दिया कि जो कहता है जी मैं आपका 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो वो पैसा भी बच गया। हिंदुस्तान लीवर ने तो आपको दे दिया, 15 दिन का एडवांस लेके माल दिया। और जो जी, आपका खरीदार है वो कहता है जी अपनी मैं तो आपकी तनख्वाह मिलने पे दूंगा। तो जो 1.5 महीने का गैप आ गया, इसको बैंक फाइनेंस करता है, गैप को इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। जी, जी। इसका थंब रूल ये है कि अगर आपकी साल की 1 करोड़ की सेल अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और बैंक आपसे एग्री करता है, तो आपको 1 करोड़ के लिए 25 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल बैंक दे देता है। ओके, ठीक है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि साल में 4 बार ये घूम जाएगा पैसा, कि 3 महीने में आप एवरेज अपने पैसे को घुमा लोगे। तो 25 लाख रुपया साल में 4 बार घूमा, तो आप 1 करोड़ की सेल कर पाओगे 25 लाख रुपए से। जी, ठीक जी, है। जी। हाँ, हाँ, और हाँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की बात करी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको ना कोई स्टोर करने की जरूरत है, तो वहां पर बैंक आपको 15% देता है। यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ की सेल बैंक ने एग्री करी है, तो आपको 15 लाख रुपया ट्रेडिंग में बैंक दे देगा। तो ये मैंने बड़े मोटे तौर पर आपको, बच्चों को जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताया जी, कि जी, टर्म जी। लोन होता है मशीनरी के लिए, जिससे कि आप माल बनाओगे बेचोगे। वर्किंग कैपिटल होता है माल बनाने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। और तो जिसका थंब रूल 25 रुपया, यानी 100 रुपए की सेल होगी तो 25 रुपया आप वर्किंग कैपिटल उम्मीद कर सकते हैं, बैंक आपको मदद करेगी। और हुँ, हुँ। सर्विस और रिटेल ट्रेडिंग में 15% की कम कम ये कम ज्यादा हो सकता है, ये थंब रूल है मेरा। जी, जी, जी। तो मतलब कि बैंक जहाँ सामान खरीदने के लिए और हमारे सेटअप के लिए रुपए देता है हमें, वहीं बैंक अगर आप जो हम दिनचर्या डेली का जो हमारा काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें बैंक सपोर्ट करता है। तो आपको अगर आपके पास अच्छा सा एक प्लान है, तो बिल्कुल। आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डे टू डे बिज़नेस कैसे चलेगा, एक बारी हमने मशीनरी रख ली तो। नहीं, बल्कि मैं आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्किंग कैपिटल बैंकों का ज्यादा है, टर्म लोन तो कम है। और पहले 95 से पहले टर्म लोन सिर्फ आईडीबीआई और आईसीआई करते थे, जो सिर्फ टर्म लोन ही करते थे, बैंक सिर्फ वर्किंग कैपिटल करते थे। जी। 95 के बाद जो कमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने भी टर्म लोन देना शुरू किया। आज की तारीख में भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा टर्म लोन लेंडर है। लेकिन टर्म लोन में क्या होता है कि ये लंबे समय के लिए देना पड़ता है, और हमारे पास में पूंजी आती है करंट अकाउंट, सेविंग बैंक और एफडी के पैसों से। तो हुँ, आज भी हुँ। बैंक प्रिफर करता है, वर्किंग कैपिटल लेना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि टर्म लोन में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, मशीनरी की क्वालिटी, जगह जी, कितनी। जी। लेकिन वर्किंग कैपिटल और जो छोटे उद्योगों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, मुद्रा लोन वगैरह, वहां जनरली कंपोजिट लोन हो जाता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल असेसमेंट काफी आसान है, और जितने ये छोटे लोन होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जी, 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 जी। तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका प्रदीप जी कि आपने इतना ज़्यादा समय हमारे लिए निकाला कि हम अपने दर्शकों को बता पाएँ और खुद भी समझ पाएँ। मुझे पहली बार ये पता चला है कि ये सारी चीज़ें की योजनाएँ इतनी सारी हैं
और गवर्नमेंट इतनी सारी 200 से भी ज़्यादा योजना कर रही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ये जो जी। वर्किंग कैपिटल जो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि सरकार वर्किंग कैपिटल भी देती है। क्योंकि जो एक नॉर्मल जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि जो आपको सेटअप रखना है, उसके लिए गवर्नमेंट लोन देगी। हाँ, इसमें खाली मैं एक संशोधन ये करूँगा, भाई लोन गवर्नमेंट नहीं देती है, बैंक देती है। बैंक देती है, जी, जी। लेकिन गवर्नमेंट हाँ, पूरी सहायता करेगी और प्रदीप जी आपने जैसे किया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर एक बार जाते-आते आप ये भी बताएँ कि अगर कोई संपर्क आपसे करना चाहे तो कैसे करे? हाँ, देखिए मेरा ऑफ़िस भारत की सबसे प्रसिद्ध जगह है जंतर मंतर पे, जहाँ जी, पे जी। धरने प्रदर्शन जितने आप टीवी पे देखते हो वो मेरे ऑफ़िस के गेट पे होते हैं लाइव। जी, जी, जी। उसमें आम सामान्य व्यक्ति से लेके मुख्यमंत्री तक भी धरना देते हैं। तो मैं करता हूँ, तो मेरा हेड ऑफ़िस भारतीय स्टेट बैंक का हेड ऑफ़िस दिल्ली का वहाँ है। हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर में मैं बता देता हूँ, जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मतलब मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मेरठ, मेरठ, मुरादाबाद। मुजफ्फरनगर, पूरा उत्तराखंड, हुँ, हुँ। मुरादाबाद, लखनऊ हमारा दिल्ली लखनऊ सर्कल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ सर्कल के अंतर्गत आता है। पश्चिम जी, उत्तर जी। प्रदेश मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। जी, और हरियाणा का गुड़गांव, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जी, पहले जी। राजस्थान भी मेरे कार्य क्षेत्र में था, अब राजस्थान का हमने जयपुर में एक अलग सर्कल बना दिया है जब से बैंकों का मर्जर किया गया है। जी, जी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ का करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, मैं थोड़ी बड़ी कंपनी की बात करूं, जो दिल्ली या आगरा या मेरठ या मेरे क्षेत्र में स्थित है, वो हैदराबाद में प्लांट लगा रही है 50 करोड़ का, या गोवा में लगा रही है, या मतलब अमाउंट में खाली इसलिए बोल रहा हूँ, तो उसका जी। फाइनेंस मैं यहीं से करूंगा। जी, 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 तो जी। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे उसके क्षेत्र में आता है और प्लांट वो हुँ, हिंदुस्तान में कहीं लगा रहा है, तो उसका हाँ। फाइनेंस भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जी, 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 जी। तो धन्यवाद। रहा मेरा संपर्क, मेरा हुँ, मेरा मोबाइल नंबर आप शेयर कर सकते हैं, 9871695173। और जी। मैं अपनी किताब का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन अगर जो वास्तव में उत्सुक है, वो आप मेरा मेल इनको शेयर कर सकते हैं, मेल जी, आईडी जी, मेरी। जी। हाँ, तो हाँ। आप उसमें कहेंगे तो इसकी इसकी मैंने ये पूरी कलर प्रिंटिंग है, हार्ड बाउंड है, जैकेटेड दिया। लोगों ने मुझे कहा साहब ये 99 रुपए की किताब छाप दे। मैंने कहा जी मैं इससे मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ ये किताब सिर्फ उन लोगों के हाथ में पहुंचे जो इसका सम्मान करें और इसका लाभ लें। इसकी कीमत मैंने प्रिंटिंग प्राइस के बराबर रखी है, 500 रुपया है, और कोरियर चार्ज भी इसमें मैं ही बियर कर रहा हूँ। 450 रुपया मुझे इसकी कॉस्ट आई है। मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में, सवाल ये हो सकता है लोग कहते थे क्यों नहीं कर रहे हो, अब ये एक अपनी सोच की बात है। सही बात, इससे मैं बिल्कुल ये सही। चाहता हूँ कि जी। लोग मुझे याद रखें, नाम में रखें, ना कि मुझे इससे कोई पैसा कमाने का वो है। तो जी, जी। धन्यवाद। और भविष्य में जब ये अमेज़न पे होगी तो मैं आपके माध्यम से सूचित करूँगा कि ये अमेज़न पे आ गई है। अभी तो मैं इसको खुद ही डिस्पैच करवा रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो हम तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपने अपने आपके। डिस्क्रिप्शन में हम प्रदीप जी की किताब के बारे में भी लिख देंगे और कैसे आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, हम इसका भी पूरा पूरा ब्यौरा दे देंगे आप सभी दर्शकों को। और प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी हमें। नहीं, आपका धन्यवाद। इसका ये आपने बहुत ही अच्छा ये सार्थक प्रयास शुरू किया है कि हमारे यहाँ या तो डबिंग होती है हिंदी में, या उस तरह के उस काबिलियत के लोग नहीं है जो अंग्रेजी भाषा में है। और दुर्भाग्य एक मैंने देखा है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कि फिल्मी सितारे जिनकी रोजी रोटी हिंदी भाषा से चलती है, वो जी, जब जी। टीवी शो पे आते हैं तो उनको अंग्रेजी बोलने का एकदम भूत सा सवार हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ये सही। किसी उसके लिए नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। तो जी, ये जी। बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और भविष्य में भी अगर उद्यमिता से संबंधित कभी आपको व्यक्तिगत रूप से या समाज के लिए जो आप अभी कर रहे हैं और डिटेलिंग करनी है, तो उसके बारे में भी मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। जी सर, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका, शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। सभी को मेरा शुभकामनाएं।
बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो भी हमारे लिसनर्स इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया डिस्क्रिप्शन में प्रदीप जी की किताब के बारे में ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।